जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. On September 11, we will discuss these topics from current affairs, the MCQs from these topics of current affairs from both prelims and mains perspective. So let's discuss the agenda for today, जिन्हें हम prelims और mains दोनों perspective से discuss करेंगे. The first topic is Panchasheel Agreement. Panchasheel Agreement or the principles of Panchasheel, the ideas of Panchasheel, we study about it IR. हम इसके बारे में ना IR की क्लासेस में पढ़ते हैं. प्रशांत सर आपको IR की क्लासेस में पंचशील एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाएंगे या आपको बाकी बैचेज में पढ़ाया होगा. ये न्यूज में क्यों हो रहा, इसकी ओरिजिन होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द अप्रोच ही एडॉप्टेड टू मेक रिलेशन विथ चाइना एंड अदर नेशंस, स्पेशली चाइना. बाकी फिर साउथ ईस्ट नेशंस के साथ भी अप्लाई होगा, बट स्पेशली चाइना के साथ अपने रिलेशंस बनाने के लिए उन्होंने पंचशील सिद्धांत अपनाया था. अभी अगेन ये न्यूज में कैसे आया कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी काफ़ी लंबे समय के बाद एससीओ मीट के लिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट के लिए चाइना गए हुए थे. सो दैट्स वाई न्यूज़पेपर में पंचशील के ऊपर वापस से एक एग्रीमेंट आता है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से वापस से फिर से देखें. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज नीलगिरी टी. नीलगिरी टी, अभी सुबह सुबह का वक्त है, सब चाय पी रहे होंगे. मेरी सुबह की चाय हो गई है, दैट इज़ लाइक ए टॉनिक. टॉनिक की तरह है. हम आज नीलगिरी टी की बात करेंगे. वी हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ टी इन आवर नेशन इंडिया, फ्रॉम आसाम, फ्रॉम दार्जिलिंग टू नीलगिरी हिल्स. अलग अलग वेराइटीज ऑफ टी हैं. आज हम नीलगिरी टी वेराइटी की बात करेंगे जो कि न्यूज में मेंशन रहा था. दिन एक स्पीसीज जो न्यूज में मेंशन रहा है जिसका नाम है जायंट अफ्रीकन स्नेल. ये एक स्नेल जिसको हम घोंघा के नाम से बुलाते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, और भी कई नाम से बुलाया जाता होगा. एक बड़ा मतलब ह्यूमन के साइज का नहीं, स्नेल के साइज में एक बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज का जायंट अफ्रीकन स्नेल जो ना ह्यूमंस के लिए भी एक थ्रेट है. ह्यूमन के लिए, बाकी जो हमारे एनिमल किंगडम है उनके लिए भी एक थ्रेट है. बिकॉज ऑफ इट मेनी काइंड ऑफ डिजीजेज आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन. ये हमें फिर से दिखा, न्यूज में इसको कवर किया गया. सो वी विल सी, इसका ना ये प्रीलिम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. ऐसे स्पीसीज प्रीलिम्स में यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीज का फेवरेट स्पीसीज होता है कि इसके बारे में तो पूछना है. देन कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस. ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दिस थिंग वाज रिलेटेड टू, दिस थिंग वाज इन द न्यूज एंड ये हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव में, कि ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो करवाया जा रहा है 2025 का, इसका क्या रेलेवेंस है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है ये. देन यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है UKIFB. इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज. अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं एंड इफ दे नीड द फाइनेंशियल सपोर्ट और इफ दे नीड सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च सपोर्ट जो कि यूनाइटेड किंगडम के पास अगर अवेलेबल है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया के साथ साझा करेगा, शेयर करेगा. ये हमारे आज के पांच टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे. फिर उसके बाद आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल का 10 सितंबर का एंड अनदर 2 न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द टुडे. एंड आज एक और स्पेशल अनाउंसमेंट भी है. व्हाट इज दिस स्पेशल अनाउंसमेंट? इट इज यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल. हाँ जी, तुम में से कई स्टूडेंट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में डिमांड कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर हमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर यूपीएससी का पेपर अगले साल देना है. एंड दैट्स वाई नाउ एट स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन आई विल स्टार्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्लासेस आफ्टर दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा के बाद सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट होंगी. इसकी एडमिशन्स अब स्टार्ट हो चुकी हैं. सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्लासेस देन आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या हमारे सेंटर को जू रोड तिनियाली गुवाहाटी में विजिट कीजिए एंड देन यू कैन इनरोल इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्लासेस. सोशियोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी में लेने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, कैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल को डील किया जा सकता है, कैसे हम पीवाईक्यू से सीख सकते हैं या जो हमारा सिलेबस है वहाँ को उसे कैसे बेस्ट तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल पर डालूंगा.
फॉर नाउ आई एम मेकिंग दिस अनाउंसमेंट अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल। इसको हम लोग उसी सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ेंगे जिस सिंप्लिसिटी के साथ अभी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं प्री सिक्योर में, या जिस सिंप्लिसिटी के साथ हम क्लास में मैं आपको हिस्ट्री या एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ, उसी सिंप्लिसिटी के साथ, ताकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल से ना एक अच्छा ऑप्शनल पेपर है, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर में आता है। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में पहले से हम आपके लिए पीएसआईआर ऑप्शनल की क्लासेस करवा रहे हैं। प्रशांत सर इज टेकिंग पीएसआईआर ऑप्शनल क्लासेस। इसका भी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आप जो न्यू स्टूडेंट्स है वो इसमें पीएसआईआर में इनरोल करवा सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर में आता है ना। जब भी मैंने आपको ऑप्शनल के बारे में जब भी तुमने पूछा तो हमेशा तुम्हें मैंने क्या बताया कि आप ना 3 ऑप्शनल लो, राइट, और फिर उस 3 ऑप्शनल्स के सिलेबस को देखो, देन पीवाईक्यू को देखो, एंड देन रिसोर्स एंड मेंटोर को देखो। तो सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर हो गया, इन दोनों के लिए मेंटोर आपके पास अवेलेबल है। रिसोर्स कहाँ से लेना है, स्टडी मटेरियल मैं तुम्हें भी बनाकर दूंगा, नोट्स मैं तुम्हें बनाकर दूंगा। उसके अलावा क्या रिसोर्स फॉलो करना है, पीवाईक्यू को कैसे अप्रोच करना है, ऑल दोज थिंग्स वुड बी कवर्ड इन दिस कोर्स। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपके सारे कंसर्न अब इसके साथ पूरे हो जाएंगे। ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एडमिशन्स इसके लिए अभी से होंगे। आपको जिनको भी मेरे से बात करनी है ऑप्शनल से रिलेटेड, आप सेंटर विजिट करके मेरे से बात कर सकते हो, आप फ़ोन पर मेरे से बात कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट अबाउट दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्री सिक्योर सेशन विद द फर्स्ट टॉपिक, पंचशील एग्रीमेंट। आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़े अच्छे से क्या लिखा, व्हेन पंडित नेहरू फर्स्ट मेट माओ, पंडित नेहरू जब अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिलते हैं और वहां पर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को जब डिस्कस किया तो क्या बोला था, द यूएस इज नॉट मैच्योर। ये बात हो रही है 1954 1956 के टाइम की, जब पंडित नेहरू गए थे चाइना, चाइनीज काउंटर पार्ट से, चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तब भी एक स्टेटमेंट दिया था क्या प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि द यूएस इज नॉट मैच्योर, यूएस मैच्योर नहीं है। और शायद यूएस की इमेच्योरिटी ना आज भी दिखती है। ये फ्रेज ना आप यूज कर सकते हो अपने आईआर के आंसर लिखने में, ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रिप थी। तभी पंडित नेहरू ने कोट भी किया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन मिशन ऑफ माई लाइफ। पंडित नेहरू बिकेम द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट लीडर हु विजिटेड चाइना। ये सारे डिटेल्स भी मैं आपके साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखे हैं, आपके लिए सारे डिटेल्स हो जाएंगे। सो आज हम इसे प्रेजेंट डे इंडिया के भी पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि अभी भी यूएस की इमेच्योरिटी तो दिखती है। डोनाल्ड चचा जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो बड़ा इमेच्योर दिखाता है। यूनाइटेड स्टेट्स या किसी भी नेशन के प्रेसिडेंट की तरह जो एक्ट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्ट नहीं किया, स्पेशली अपने सेकेंड टर्म में। एंड दैट्स वाई दिस थिंग वॉज अगेन इन द न्यूज़, फिर से ये न्यूज़ में था। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, आप जाके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आपको कई चीज़ें मिलेंगी। आज मैं उनमें से कई पॉइंट्स डिस्कस भी करूँगा। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पंचशील एग्रीमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट वॉज फॉर्मली टाइटल्ड द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद द तिब्बत रीजन विच वॉज साइंड ऑन अप्रैल 29, 1954। यस, ये जो एग्रीमेंट है ना जिसको हम पंचशील बोलते हैं, ये पॉपुलर नेम है क्योंकि यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स थे, इसलिए पॉपुलर नेम आ रहा है 5 प्रिंसिपल्स की वजह से, 5 आइडिया के वजह से। इसका ऑफिशियल नेम या फॉर्मल नेम क्या था, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद द तिब्बत रीजन, जो कि 29 अप्रैल 1954 को साइन किया गया था। फॉर्मल नेम ये है, ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद द तिब्बत रीजन। इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड एंड इंटरकोर्स होगा थ्रू तिब्बत रीजन, ये फॉर्मल नेम था जिसको हमने पंचशील एग्रीमेंट के नाम से पॉपुलर किया। सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, द एग्रीमेंट्स प्रीएम्बल लेड डाउन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज द रीजन बिहाइंड पंचशील, known as the 5 principles of peaceful existence aka पंचशील एग्रीमेंट। पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए किया गया था ना कि इंडिया एंड चाइना काफ़ी सिमिलैरिटी थी। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी माओ से मिलते हैं तो दोनों ने सिमिलैरिटी डिस्कस की। चाइना ने बोला कि देखिए यूएस ने हमारे डेवलपमेंट को कई साल तक रोक कर रखा और आपके ऊपर तो 200 साल से ज़्यादा टाइम तक उन्होंने रूल भी किया है। तो हमारे बीच में यूएस बोल रहे हैं, यूके ने, वेस्ट ने, तो हमारे बीच ये डिफरेंसेस, हमारे बीच ये सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं। बट अब बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट है, अगर इस डिस्प्यूट को हम लोग सुलझा सके तो हम पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकेंगे। That's why this Panchshil came into existence. Third, India formally recognized Tibet as the Tibet region of China for the first time under this agreement. Yes, correct. हालांकि आज ये स्टेटस थोड़ा डिफरेंट है, बट तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिकॉग्नाइज किया था कि तिब्बत एक सेपरेट रीजन नहीं बल्कि किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है, इसी एग्रीमेंट के थ्रू। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। आगे फिर रिलेशन कैसे चेंज होंगे उसका भी एक ब्रीफ तुम्हें मैं डिटेल बताऊंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताऊंगा।
पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954 को एंटर करता है विथ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद तिब्बत रीजन के नाम से। किन्होंने साइन किया था? तो एन राघवन हु इज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना एंड झांग हानफू चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों ने इस पे साइन किए थे ना, ये चीज याद रखिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड प्रेसिडेंट माओ के बीच का एग्रीमेंट है, देवर प्रेजेंट, उन्होंने इसको फॉर्म किया, शेप किया, बट साइन करने वाले एन राघवन साहब हमारे फॉरेन एम्बेसडर टू चाइना है ना, इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना, एंड झांग हानफू चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों ने साइन किया था। 5 प्रिंसिपल्स इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बताए गए थे। क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। Obviously, when the two nations they would have mutual respect for the territorial integrity of each other, जब हम एक दूसरे के बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के नेशन के इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, देन ऑब्वियसली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकेगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि हम दोनों नॉन एग्रेशन को निभाएंगे, कभी भी दूसरे के अगेंस्ट एग्रेशन नहीं करेंगे, बॉर्डर पे स्कर्मिश नहीं होगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। अब चाइना बार बार कश्मीर में अपनी नाक घुसाने लगेगा, इंडिया के इंटरनल मैटर्स में अपनी नाक घुसाने लगेगा, तो भैया फिर कैसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा? ठीक है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इस तरह से ये 5 प्रिंसिपल्स हो गए हमारे पंचशील के प्रिंसिपल्स। एंड at that time India was the first non-communist nation having diplomatic recognition to China, as well as हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, he became the first non-communist prime minister, non-communist leader to visit China। चाइना विजिट करने वाले भी फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट लीडर बने। ठीक है, और हम डिटेल में देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव था इस पंचशील एग्रीमेंट का। तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड एंड कोऑपरेशन को बूस्ट करना, कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करना, इंडिया में अलग अलग पार्ट पे ट्रेड सेंटर्स बनाना, चाइना में भी अलग अलग पार्ट पे ट्रेड सेंटर्स बनाना, मतलब चाइना और इंडिया दोनों जगह पर ना म्यूचुअल ट्रेड के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे, कि दिल्ली हो गया, शंघाई हो गया, ऐसे ऐसे रीजन्स। रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के अगर कोई रूट्स हैं जो एक दूसरे नेशन में पड़ते हैं, तो हम उसके लिए भी कोऑपरेट करेंगे, राइट। हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चाइना हेल्प करेगा, मतलब जाने देगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करेगा। हम भी अगर सपोज इफ चाइनीज दे वांट टू विजिट बोध गया, तो हम उनको बोध गया आने देंगे। एंड चाइना एंड इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड कि भैया तिब्बत किसका पार्ट है? चाइना का। हालांकि फिर आगे जाकर तिब्बत में जब चाइना के अगेंस्ट अपराइजिंग स्टार्ट होने लगी, और जो 14th दलाई लामा है, हिज होलीनेस दलाई लामा, जब वो इंडिया रिफ्यूज लेने आते हैं 1959 में, उसके बाद से रिलेशन इंडिया चाइना के थोड़े खराब होने लग गए। और 1962 में फिर हमने देखा भी, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो ये पंचशील ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। इसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं था, चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज इंटरफेरेंस काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर खुद नेहरू ने भी बाद में एक्सेप्ट किया कि उन्होंने चाइनीज पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। जब चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं, तो यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, पर ये जो चीनी थे ये डायबिटीज़ के रीजन बन गए, कि भैया इन चीनी के वजह से हमें शुगर की बीमारी होने लग गई। तो शुगर की बीमारी, एक तुम्हें बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये चीनी जो थे ना, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहे। खुद प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी बाद में बोला कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने इन पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखा दिया, और खामियाजा भुगतना पड़ा 1962 में। बड़ा अफसोस हुआ था प्राइम मिनिस्टर नेहरू को 1962 वॉर का। ठीक है, और बाकी डिटेल में इंडिया चाइना के रिलेशंस प्रशांत सर आपको आईआर के क्लासेस में पढ़ाएंगे। दूसरा है नीलगिरी टी के बारे में। द हिंदू इज सेइंग दैट नीलगिरी टी एंड द ब्रूइंग ऑफ अ क्राइसिस। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, किस तरह से ये ट्री गार्डन वर्कर्स टी लिव्स को कट करने का काम कर रहे हैं। अ वेरी गुड थिंग इज़ दैट कि आप यहाँ पे देखिए, ये ना ये मैकेनाइज्ड कटर्स यूज किया जा रहा है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तो मैकेनाइजेशन प्रमोट करना, मशीन्स को प्रमोट करना, मशीन्स के यूज को प्रमोट करना, दैट्स अ गुड थिंग। बट द कॉस्ट प्राइस इशू ऑफ ग्रीन टी लीव्स कंटिन्यू टू हॉन्ट स्मॉल ग्रोवर्स। हमारे जो स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, हम नीलगिरी टी हिल्स की बात कर रहे हैं, हालांकि असम और दार्जिलिंग में भी एप्लीकेबल होता है। मैंने आसाम प्रहरी में आपको स्मॉल टी ग्रोवर्स का क्या चैलेंज है वो समझाया है ना, आसाम प्रहरी में स्मॉल टी ग्रोवर्स का। तो यहाँ पे हमारे नीलगिरी रीजन में भी जो हमारे स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, दे आर फेसिंग मेनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू द प्राइस ऑफ टी लीव्स, ट्री लीव्स के प्राइस को लेकर, है ना, टी लीव्स के मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर, जिससे उनको लॉस हो रहा है, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है।
पहला स्टेटमेंट क्या है? द नीलगिरी टी इज ग्रोन इन द सदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इज नोन फॉर इट्स इंटेंस अरोमा एंड फ्रेग्रेंट फ्लेवर। यस, इट इज करेक्ट। एक इंटेंस अरोमा, एक इंटेंस हार्ड अरोमा की वजह से जिनको कड़क चाय पीने की आदत है, कड़क चाय वाला ब्रांड की बात नहीं सिर्फ कर रहा मैं, जिनको एक कड़क एरोमा वाले चाय पीने की आदत है, आपको नीलगिरी टी बड़ा अच्छा लगेगा। इट रिसीव्ड द GI टैग इन द ईयर 2008। अगेन इट इज करेक्ट, यस, इसको GI टैग मिला हुआ है 2008 में। It is rarely used in tea blends and is considered unsuitable for iced tea. Actually not. It is suitable for iced tea. क्यों unsuitable होगा? है ना? अच्छा aroma है. It can be used for iced tea as well. Third is wrong. So 1 and 2 are correct. Now come to more details about the नीलगिरी टी। आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, ये वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट्स, यहाँ पर इन रीजन्स में नीलगिरी टी को ग्रो किया जाता है। नीलगिरी टी के हम बाकी डिटेल्स को बात करें तो लोकेशन क्या हो जाएगा? नीलगिरी। अच्छा, नीलगिरी, नील मतलब ब्लू, गिरी मतलब पहाड़, तो ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी इस तरह से बुलाया जाता है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक इस रीजन में स्प्रेडेड है। GI टैग, GI रिकॉग्निशन इसको 2008 में मिलता है अपने यूनिक, अपने डेलिकेट फ्लेवर एंड एरोमा की वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस टी एज अ काइंड ऑफ ग्रीन टी या फिर मिल्क टी, जो मेरी पसंद है कड़क मिल्क टी, वैसे पीना या फिर आइस टी के रूप में पीना, हर तरह से इसको यूज किया जा सकता है ना, हर टाइप से यूज होता है। क्या रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ग्रो करने के लिए? तो ये जो टी है ना, ये 1000 से लेकर 2500 मीटर सी लेवल एल्टीट्यूड पे ग्रो किया जाता है। तो ये सब ना थोड़ा यूनिक स्पेसिफिकेशन हो गया। अब तुम्हारे लिए एक टास्क क्या हो गया? आपको ये ढूंढना है कि आसाम में जो टी ग्रो किए जाते हैं और दार्जिलिंग में जो टी ग्रो किया जाता है ना, उसके लिए क्या एल्टीट्यूड रिक्वायर्ड है या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ये तो मुझे ढूंढकर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ढूंढोगे। दैट्स ए टास्क फॉर यू। एनुअल रेनफॉल नीड की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 230 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेटेराइट ड्रेन्ड सॉइल में ये ट्री ग्रो की जाती है। थ्रू आउट द ईयर दिस ट्री कैन बी ग्रोन एंड दैट्स वाई इट ऑल्सो एक्सपीरियंस 2 मानसून पर ईयर। एक तो साउथ वेस्ट मानसून और एक रिट्रीटिंग मानसून, दोनों के थ्रू ये ट्री वहाँ पर नीलगिरी रीजन्स में ग्रो की जाती है। मतलब अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है अगर हम स्मॉल टी ग्रोवर्स के कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। क्या होता है स्मॉल टी ग्रोवर्स का कंसर्न? तो हमारे स्मॉल टी ग्रोवर्स क्या होते हैं, वो छोटे लेवल पर, है ना, छोटे छोटे पैचेज में टी ग्रो करने का काम कर रहे हैं। तो बेचारों को एक तो चैलेंज होता है मार्केट में प्राइसिंग का, दूसरा चैलेंज क्या होता है केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज का, तीसरा चैलेंज क्या होता है कि अगर केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज कर लिया प्रोडक्शन के लिए तो इंटरनेशनल मार्केट में उन पर एंट्री नहीं मिलेगी, उनको नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए जाएंगे। सो दीज आर द चैलेंजेज विच द स्मॉल टी ग्रोवर्स आर फेसिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज जाइंट अफ्रीकन स्नेल। ये रहा आपका जाइंट अफ्रीकन स्नेल, आप इसको देख सकते हो। ये जाइंट ही है, जितना बड़ा है ये स्नेल के साइज के कंपैरिजन में जाइंट है। और कहाँ पर हम इसको देख रहे हैं? चेन्नई, राइट। थोड़ा देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। जाइंट अफ्रीकन स्नेल वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज, मतलब काफ़ी खतरनाक है ये पैरासाइट ट्रांसमिट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में और बाकी एनिमल्स में। सो दैट हैज़ बिन फाउंड इन चेन्नई, हॉट एंड हैपनिंग चेन्नई में मिला है ये हॉट एंड हैपनिंग वर्ड पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हॉट एंड हैपनिंग वर्ड से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज एंड इज नोन टू डैमेज अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। हाँ जी भैया, ये सही है। प्लांट्स को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज में से एक है। दूसरा, इट इज नेटिव टू ईस्ट अफ्रीका एंड थ्राइव्स बेस्ट इन कोल्ड एंड एरिड क्लाइमेट। अब कोल्ड एंड एरिड क्लाइमेट में अगर होता ये ग्रो, तो हॉट एंड हैपनिंग चेन्नई में कैसे मिलता? सो दिस इज रॉन्ग। इसको कोल्ड नहीं, इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। सो करेक्ट की बात करेंगे तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट की बात करते तो 2 ओनली करेक्ट आंसर होता। सो जाइंट अफ्रीकन स्नेल है ना, इट इज़ फाउंड इन अफ्रीकन, मतलब अगर हम इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अफ्रीकन रीजन में मिलता था। वर्ल्ड का मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज है, नेटिव है ईस्ट अफ्रीका का, बट धीरे धीरे ये बाकी रीजन्स में भी मिलने जाने लग गया, इंडिया में भी जैसे अभी हमको मिल रहा है। हैबिटेट इसको क्या चाहिए होता है? वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, माइल्ड टेम्परेचर वाला, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, जो कि चेन्नई में मिल रहा है। कल को हो सकता है ये आसाम में भी मिलने लगे। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेड के वजह से, है ना, इन्वेसिव स्पीसीज कई बार किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ आ जाती हैं, तो एक रीजन से दूसरे रीजन वेरी करती हैं। इट इज़ नोन टू ईट मोर देन 500 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स।
डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करता है, गार्बेज पे ग्रो करता है। तो इस तरह से नहीं, ये धीरे धीरे एक रीजन से दूसरे रीजन फैलते हैं और 500 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को खाने की कैपेसिटी रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेसिव स्पीसीज हो गया। दैट्स वाई एग्रीकल्चर एरियाज हो गया, प्लांटेशन वाला एरियाज हो गया, स्क्रब लैंड हो गए, अर्बन जोन्स हो गए जहाँ पे गार्बेज मिलेगा अच्छे अमाउंट में, है ना। हम तो गार्बेज का पहाड़ बना के रखते ही हैं अर्बन रीजन्स में, वहाँ पे ये जाइंट अफ्रीकन स्नेल्स इजीली मिल जाते हैं। बुझे। एडवर्स इम्पैक्ट इनका क्या है ह्यूमन के ऊपर? तो इफ यू टॉक अबाउट द एडवर्स इम्पैक्ट, देन दे कैन ट्रांसमिट पैरासाइट्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन के हेल्थ के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं आपको, हार्मफुल होते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन तक होता है ये जो पैरासाइट्स को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखा है पैरासाइट्स का, है ना। एक बार आप इनको पढ़िए, एंगियोस्ट्रोंगाइलिस कैंटोनिसिस, ठीक है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड इट वंस। मतलब इनके वजह से ना ब्रेन इन्फेक्शन अराइज होता है, इसलिए हाईलाइट भी मैंने कर दिया यहाँ पर। सो दैट्स वाई दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है एंड ये कंसर्न इसी वजह से बना हुआ है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC 2025। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टू इनॉग्रेट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। कोलकाता, है ना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कोलकाता, ममता दीदी का कोलकाता, रसगुल्ला वाला कोलकाता। कोलकाता, कलकत्ता से कोलकाता बन गया। कोलकाता बोलने से मुंह में थोड़ा सा रोस घुलता है, नहीं, इसलिए कोलकाता बुलाते हैं। चलिए, तो कोलकाता या कलकत्ता में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस को प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं। सितंबर 15 से 17 के टाइम में ये होगा। अब हम इनके डिटेल्स पर आते हैं, फिर पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उनके डिटेल्स पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज द एपेक्स लेवल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग फोरम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ब्रिंगिंग टुगेदर इंडियाज टॉप सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप फॉर कॉन्सेप्चुअल एंड स्ट्रेटेजिक डिलिब्रेशंस। एकदम सही है। देखिए, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने दोनों के बीच का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच का एक प्रॉपर सिनर्जाइज एफर्ट, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अब सपोज मान लो कि वॉर लाइक सिचुएशंस आते हैं, तो हर वॉर ना सिर्फ फ्रंट पे नहीं लड़ी जाती है, फ्रंट के साथ साथ वॉर अपने घरों के अंदर भी लड़ी जाती है। मतलब हमारे सिविलियन रीजन्स में भी लड़ी जाएंगी, वहाँ पर भी इफेक्ट होगा। तो अगर टॉप सिविल एंड टॉप मिलिट्री लीडरशिप एक साथ आकर स्ट्रेटजिक डिस्कशन करेगा तो इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया का डिफेंस और स्ट्रांग हो पाएगा। दैट्स वाई ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, टॉप लेवल का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। The theme for CCC 2025 Combined Commander Conference 2025 is Year of Reforms Transforming the Futures. Yes, it is correct. इसका थीम ये रखा गया है कि अभी जो ईयर 2025 चल रहा है या आगे चलेगा, हम इन्हें ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, जिससे कि हमारा फ्यूचर ट्रांसफॉर्म हो सकेगा। इंडिया का जो फ्यूचर है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो बढ़ सकेगी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। यहाँ पर हम इनके डिटेल की बात करें तो इसको कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 15 से 17 सितंबर के बीच में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, जहां पर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के टॉप कमांडर्स मिलेंगे, टॉप लीडर्स मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर, बाय द वे हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, अ वेरी पॉपुलर नेम, आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हु इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? इनके बारे में भी नाम ढूंढिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, इनका भी नाम मालूम होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका भी। डिफेंस सेक्रेटरी, इन सर का भी नाम मालूम कर लो। तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ो, ये बोलने का मतलब है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू रिफॉर्म, टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियाज डिफेंस एंड सिविल लीडरशिप। इंडिया के डिफेंस और सिविल लीडरशिप के प्रिपेयर्डनेस को बेहतर करना, उनके रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर करना, ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम स्ट्रेटजिक लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, इंटीग्रेशन लेवल पे, हर लेवल पर बेहतर कर सके इंडिया के डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट UKIIFB, यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज। What the Hindu is saying, the Hindu क्या कह रहा है? That a year in and without projects, UK India Infra Bridge recommends policy changes first। कि इंडिया और यूके के बीच में ये जो UKIIFB नाम का जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बोल रहा है कि हमें ना अपने पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारा वर्क होगा वो राइट डायरेक्शन में बेहतर तरीके से मूव करेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इट।
पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन नीति आयोग इंडिया एंड द सिटी ऑफ लंदन ब्रिटेन टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यस, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से सिटी ऑफ लंदन नाम का इंस्टीट्यूशन और इंडिया भारत की तरफ से नीति आयोग नाम का इंस्टीट्यूशन, इनका ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है कि इंडिया में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो सके। ऑब्वियसली हम हमेशा सस्टेनेबल ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए, है कि नहीं। दूसरा, द इनिशिएटिव फोकसेस सोलली ऑन द प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अब तुम यहाँ पे जरा अपना कॉमन सेंस लगाओ, जिसको अपने पास रखना है, पड़ोसी को उधार नहीं देना है। नीति आयोग जब इन्वॉल्व है तो प्राइवेट रियल एस्टेट इन डेवलपमेंट पे क्यों बात करेंगे? सेकंड इज रॉन्ग। It brings together experts from both countries, including the UK Treasury, construction, engineering, legal sectors, to make Indian infrastructure projects bid ready. Yes, दोनों कंट्री के जो एक्सपर्टाइज हैं, they would come together for sustainable infrastructure development in India. So if we need to find the correct statement, then 1 and 3 only are the correct statements here. Okay? देखिए, यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज, जरा ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को भी एक बार देखो, ये तुम्हें मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज जो है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 में, एंड नाउ इट इज़ मार्किंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी, क्योंकि अब हम कहाँ आ चुके हैं बाबू, सितंबर 2025 में आ चुके हैं, ठीक है। हाउएवर, एक साल जब ये बीत रहा है तो बड़े कम ही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकें इन्वेस्टमेंट के लिए, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड दैट्स वाई देयर इज ए नीड कि हम ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें, ज़्यादा बेहतर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उनके ऊपर वर्क करें, ठीक है। चलो, सो अब ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इस पॉइंट को यूज कैसे कर सकते हैं कि विद इन द फर्स्ट ईयर, जो पहला ईयर है यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ब्रिज का, वो ठीक ठाक रहा है, बट इट कुड नॉट अचीव इट्स एम्बिशियस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। फॉर दिस वी नीड शिफ्ट इन पॉलिसी, शिफ्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, है ना। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन काफ़ी डिले हो जाता है, कई चीज़ों के वजह से प्रोजेक्ट डिले रहता है, तो देर इज़ अ थिंग विच वी नीड टू एड्रेस, हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव इसका रहा चैनलिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया थ्रू यूके, बिल्कुल सही बात है। UKIFB agreed as part of UK Economic Financial Dialogue, which was operationalized with a steering committee made up of representatives from the UK Government Treasury Department and other construction giants। मतलब यूके की तरफ से जो उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ यूके में जो कंस्ट्रक्शन जायंट्स हैं, एक बात तो हमें देखो माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ रूल किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, हम सोने की चिड़िया थे, हमें लूटा, वो बात सही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कई कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके भी थे, चाहे वो हम ब्रिजेज की बात करें या बाकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो यस दे हैव टॉट अस फ्यू थिंग्स। अपने दुश्मन के भी, दुश्मन तो क्या कहें, अब तो फिर अच्छे रिलेशन हमने बनाए, अपने अपोनेंट के भी अच्छे क्वालिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ये एक अच्छी बात होती है कि आप अपने अपोनेंट के भी अच्छी बातों का रिस्पेक्ट करिए। तो यूके ने एक ही अच्छा चीज़ तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमें कई चीज़ें सिखाई थी। दिस कमिटी ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव, ये जो हम कमेटी की बात करें UKIFB, ये ओवरसी क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स एज नेशनल हाईवे, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स। तो यहाँ पे कहीं पर भी वो प्राइवेट वाली बात हो रही है क्या, किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेगा? नहीं ना, प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक प्रोजेक्ट को भी प्रमोट कर रहा है। And so it is distinctly committed to sustainable infrastructure development, prioritizing environmentally friendly project as per the SDG। Sustainable development goals को फॉलो करते हुए, sustainable development goals जिसके लिए यूके भी ऑब्लाइज्ड है, इंडिया भी ऑब्लाइज्ड है, तो इस गोल को फॉलो करते हुए हम अपने यहाँ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे UKIIFB के थ्रू, राइट। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं, बट जस्ट ए मिनट, मैं लैपटॉप जरा चार्ज में लगा लूँ। अच्छा भाई, जस्ट ए मिनट गाइज। हाँ, चलिए, तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन लिटरेसी रेट के ऊपर था, एंड इट इज़ अ वेरी important thing that we have made good
प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी इन ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स ने तो बड़ा अच्छा काम किया है और बाकी स्टेट्स ने भी मतलब एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ही काम किया है, कोई भी पीछे नहीं छूटा है। हालांकि बात अब ये है, अब हम लिटरेसी से ऊपर एडुकेशन के ऊपर हमें जाना चाहिए। लिटरेट तो हमने अपने देश को बना लिया है और बना रहे हैं आगे, अब हमें ना एडुकेशन बेहतर करने का, शिक्षा बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए कि लिटरेट देश हो चुका है, अब ये देश शिक्षित बने सही मायने में। पहला स्टेटमेंट क्या, हिमाचल प्रदेश हैज रीच्ड 99.3% लिटरेसी रेट विच इज हायर देन द नेशनल बेंचमार्क ऑफ 95%। मतलब अब हिमाचल प्रदेश जो है, इसने रिसेंटली, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने फुल लिटरेसी अचीव किया है। फुल लिटरेसी अचीव करने के लिए नेशनल बेंचमार्क 95% का रखा गया है कि अगर आपके स्टेट में 95% लोग लिटरेट हैं तो आपको फुल्ली लिटरेट स्टेट बोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने बोला कि भैया हम तो और आगे कर लेंगे, हम 99.3% तक लिटरेसी अपने स्टेट में ले आएंगे। ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग, करेक्ट। इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करें तो इट हैज़ राइजन फ्रॉम 74% इन 2011 लास्ट सेंसस टू 2023-24 अभी अगर प्रेजेंट पे देखा जाए तो 80.9% तक इंक्रीज हो चुका है। ये सारे फिगर ना आपके मेंस के एग्जामिनेशंस में बड़े इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी यहाँ से MCQ बनाने के काम आएगा ही। इंडिया का भी लिटरेसी रेट जो पिछले सेंसस में 74% था, अभी 80.9% लगभग 81% के बराबर हो चुका है, करेक्ट। Ladakh, Mizoram, Goa, Tripura, Himachal Pradesh have achieved full literacy in their respective states. So, Ladakh, Mizoram, Goa, Tripura, हिमाचल प्रदेश की सरकार को, वहाँ के लोगों की रियली तारीफ है, बड़ाई है, हेड्स ऑफ टू देयर स्टेट एंड देयर पीपल कि उन्होंने फुल्ली लिटरेसी अचीव की है। अब उन्हें लिटरेसी के साथ साथ शिक्षा पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बाकी स्टेट्स को इनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। दूसरा था हॉकी एशिया कप के ऊपर। हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद साहब, जिनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग किस डे में सेलिब्रेट करते हैं गाइज? यस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। पहला स्टेटमेंट क्या, इंडिया वॉन द 4th एशिया कप हॉकी, जो कि अभी राजगीर में जो क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा, राजगीर को हम क्यों जानते हैं? बिकॉज दिस इज द प्लेस जहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। पढ़ाया है ना एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर? राजगीर, बिहार में, राइट। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? तो अजात शत्रु नाम के राजा ने। कभी और भी पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री में आगे इसका डिटेल में। आफ्टर डिफीटिंग नॉर्थ कोरिया, एक्चुअली नॉर्थ कोरिया नहीं, कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यहाँ तक सही था बट यहाँ पे गलत है। द मैस्केट ऑफ द एशिया कप हॉकी 2025 वॉज नेम्ड चंद, जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके नाम से चंद लेकर उनके नाम का ये पार्ट है, वही हमने मैस्केट रखा था इस बार का। सो सेकेंड इज करेक्ट। India have now won Asia Cup title 4 times, just behind by South Korea who have won 5 times. ये भी करेक्ट है। इंडिया ने 4 बार एशिया कप टाइटल जीत लिया है और अब हम बस किन के पीछे हैं? साउथ कोरिया से पीछे हैं, जिन्होंने 5 बार जीता था। तो बहुत अच्छी बात है, हॉकी के फील्ड में भी हमारा देश बड़ा अच्छा कर रहा है, हमारे खिलाड़ी अच्छे कर रहे हैं। ये कम से कम टीम BCCI से तो बेहतर है ना। टीम BCCI, टीम इंडिया नहीं बोलूँगा मैं इनको टीम BCCI बोलूँगा, क्योंकि ये लोग बड़े, इनके ना नज़र में पानी नहीं है। अभी पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने ही इंडिया में लोगों को मारा उस तरह से, और अब ये लोग जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, चूँ तक नहीं करते अपने मुँह से, बोलते भी नहीं है। शर्म नहीं आती निर्लजों को? टीम इंडिया कहलाने का इनको हक नहीं है, टीम BCCI है। कम से कम हमारे हॉकी के प्लेयर उनसे बेहतर है, ये आवाज़ तो उठाते हैं, रिकॉग्निशन इन्हें नहीं मिल पाता है। हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम हॉकी के प्लेयर्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट दें, इवन इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, ज़्यादा बढ़िया नेशनलिज्म शो करते हैं। खैर, करेक्ट की बात करेंगे तो 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को नहीं साउथ कोरिया को हराया था। ओके, अभी रहा आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन एक वर्ल्ड मैप बेस्ड प्लेस पर है, एविया आइलैंड के ऊपर, जो कि न्यूज़ में रहा, आप देखिएगा वर्ल्ड का मैप ओपन करके। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के ऊपर। ठीक है, हम चाहे हेलमेट खरीदें या प्रेशर कुकर खरीदें या बाकी कोई चीज़ें खरीदें, वहाँ पर हमें BIS मार्क दिखता है। तो BIS एंड एविया आइलैंड पर आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। नाउ हाँ, दिस इज़ द September 11 प्री सिक्योर सेशन। हम लोग September 12 में फिर मिलेंगे प्री सिक्योर की न्यू सेशन के साथ।
और जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी से प्री सिक्योर देखना शुरू किया है, गाइस तुमको मैं एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि आपको अगर अगले साल एग्जाम देना है, 2025 में एग्जाम दे रहे हो, 2026 में दे रहे हो या उसके बाद दे रहे हो, तो एटलीस्ट इस साल के जून से तो प्री सिक्योर देखना शुरू कर दो। तो एक काम ऐसे करना है कि रेगुलर तो आपको रोज देखना है ही, सितंबर से अभी से रेगुलर हो ही जाओ, और पुराना रिवर्स मैनर में रिवीजन स्टार्ट कर दो। मतलब पहले अगस्त करो, फिर जुलाई करो, फिर जून करो। सारे कंपाइलेशन, सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यू कैन रिवाइज थ्रू देम। ओके, so study well, take care, Jai Hind.